ठीक है, तो शुरू करते हैं। साउंड, साउंड होता है क्या है? कोई बताएगा साउंड क्या होता है? साउंड आवाज। साउंड को बेसिकली हम ये कहते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है? तो साउंड बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म होता है विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर ईयर ड्रम, जिसके थ्रू हम सुनते हैं। बेसिकली हम लोग क्या है, जब हमारे ईयर ड्रम में जब एक सेंसेशन, इस वेव का एक सेंसेशन बेसिकली जनरेट होता है, तो उसी के थ्रू हमको ये पता चलता है कि कुछ बज रहा है या कोई आवाज आ रही है। ठीक, अब जैसे कि एक टर्म अभी इंट्रोड्यूस हुआ, वेव। तो वेव क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट्स वेव। क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट वेव। ठीक है ना। अब साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट मतलब चलना। जैसे हम वी एज ए ह्यूमन बीइंग चलते हैं, तो साउंड के केस में हम क्या बोलते हैं कि साउंड वेव प्रोपगेट कर रही है, मतलब चल रही है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसा होता है? इन टर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में बेसिकली साउंड प्रोपगेट करती है। अब जब हम वेव को कैटेगराइज करते हैं तो हम कहते हैं कि वेव बेसिकली दो टाइप की होती है। एक हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा हम ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, वेव को जनरली हम दो फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। एक तो इस बेसिस पे कि पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, दूसरा इस बेसिस पे कि किसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है और किसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड मीडियम। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड मीडियम में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप की वेव आती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो हम कहते हैं कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइट। लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी हो गई? वो वेव जिनको फर्दर प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं अगर हम मैकेनिकल वेव की, तो हम ये कहते हैं कि बेटा मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। मतलब जिसको आगे ट्रेवल करने के लिए, आगे मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, मतलब बिना मीडियम के वो मूव ही नहीं करेगा। जैसे अगर इस रूम में मेरी वॉइस आप तक आ रही है, ये साउंड वेव आप तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि इस सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स यहां से साउंड को आप तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी रूम में हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो क्या मेरी आवाज सुन पाओगे आप? नहीं सुन पाओगे ना। तो इससे पता ही चलता है कि साउंड वेव कैसी हो गई? एक मैकेनिकल वेव हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर फिर से ये दो पार्ट में डिवीजन होता है इनका। एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, और दूसरा हो गया ट्रांसवर्सल। बात समझ पा रहे हैं आप? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसी होती हैं? हम ये कहते हैं बेटा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव विच डज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपगेटिंग। जैसे इस टाइम पे हम ही यहां पर एक ऐसे हैं जो सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक, हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया इस एनवायरमेंट में, इस सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स है, वेव निकली,
वो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करते करते वो क्या है, एनर्जी जो है यहां से वहां तक आप तक पहुंच रही है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमने क्या बताया, वो वेव्स जो बेसिकली जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही हो उस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेव, ये साउंड वेव जो है प्रोपगेट कर रही है, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करेंगे। इसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी वेव हुई बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव which does back and forth movement in that direction in which wave is propagating। क्लियर है। ट्रांसवर्सल वेव की बात कर लेता है बेटा। तो ट्रांसवर्सल वेव में कैसा होता है, तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसवर्सल वेव्स आर दोज वेव इन विच पार्टिकल डज परपेंडिकुलर मूवमेंट इन द डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपागेटिंग। बात समझ में आ रही है। इसको अगर एग्जांपल से अगर हम दिखाना चाहें तो पहले तो आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, तो पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा, ऐसा परपेंडिकुलर मूवमेंट। अब इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझ लो आप। मान लो ये कोई एक नेल है बेटा, एक इस पे आपने कोई एक स्ट्रिंग बांध दी, कोई एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को बेसिकली आपने अपने हाथ से पकड़ लिया। अब हाथ से पकड़ने के बाद आप जब ट्विस्ट करेंगे, उसको ऐसे हिलाएंगे, तो क्या होगा, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो ये कुछ इस टाइप से मूव करेगी। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है, अगर हम इसका दूसरा सीन देखें तो दूसरा सीन कैसा होगा, बात समझ पा रहे हैं आप। ये जो पार्टिकल है ये यहीं पर ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हर एक पॉइंट पर आप गौर करें तो ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। और ऐसा कभी अगर होता है तो हम कहते हैं कि इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। एग्जांपल के केस में, लॉन्गिट्यूडनल के केस में हम साउंड वेव बोलते हैं और ट्रांसवर्सल के केस में हम लाइट वेव बोलते हैं। क्लियर है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। लाइट वेव या साउंड वेव, लाइट के रे के केस में हम लोग क्लास 8 में पढ़ा था, और यहां पर हम वेव के केस में पढ़ते हैं साउंड। तो साउंड के केस में कई सारी चीजें रहती हैं कि साउंड जो प्रोपगेट करता है, तो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा होता साउंड, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझो, अगर कभी आपने फील किया है कि जो डीजे होता है, जो बॉक्स होते हैं बड़े बड़े वूफर, अगर उसके पीछे आप खड़े हो जाओ तो आपको उसकी जो वॉइस है वो कम सुनाई देती है, लेकिन आप उसके सामने खड़े हो गए तो आपकी वॉइस बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं होती चारों तरफ। सोर्स ऑफ साउंड अगर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो वो जो साउंड वेव है इसी डायरेक्शन में बेसिकली क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी, ठीक है ना। अब हमने आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दिया, ठीक है ना। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम जाते हैं तो साउंड वेव के केस में आप समझते हैं क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जैसे कि हमने बताया कि साउंड वेव में जो पार्टिकल होते हैं कैसे मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कई बार क्या होता है, पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में पार्टिकल हाईली डेंस हो जाते हैं और उसकी उसी पोजीशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं,
कंप्रेशन, जब पार्टिकल हाईली डेंस हो। इसको हम सी आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सी मतलब कंप्रेशन, आर मतलब रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन में पार्टिकल्स कैसे होंगे? डेंस होंगे, जबकि रेयरफैक्शन में, समझ पा रहे हैं? कंप्रेशन में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर हाईली डेंस्ड। और रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स क्या होते हैं? फार अवे होते हैं। ठीक है ना? तो कंप्रेशन वो स्टेज होती है जब हम कहते हैं कि ड्यूरिंग मूवमेंट पार्टिकल्स कम वेरी क्लोज टुगेदर and they becomes highly dense and that position is known as compression. Rarefaction के केस में क्या होता है कि particles are less dense, they are away from each other. ठीक है ना? तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। क्लियर है? अब अगर बेटा ये नोट कर लिया, रब कर दूं। अब अगर वेव का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, कैसा करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस स्ट्रेट लाइन इज द मेन पोजीशन, राइट? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ठीक, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक, ये टॉप का पॉइंट बेसिकली क्रस्ट कहलाता है और ये डाउन क्या कहलाता है? ट्रफ। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं। ये बेसिकली क्या है? वेव के फॉर्म में मत देखने लगना। अगर वेव के फॉर्म में देखने लगोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ये ट्रांसवर्सल वेव हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि सारी वेव्स ऐसी ही होती है, इसी फॉर्म में ही बेसिकली उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्रस्ट क्या होता है? तो हम कहते हैं मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम एलिवेशन समझ पा रहे ना? ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना ज्यादा वो एलिवेट हुआ, वो उसका क्रस्ट कहलाता है। मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज क्रस्ट एंड मैक्सिमम डाउनफॉल ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ट्रफ। क्लियर है? ये ट्रफ है मतलब मैक्सिमम डाउनफॉल और ये क्रस्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम एलिवेशन। ठीक है, अब ये जो गैप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड। एग्जैक्टली, हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं वन क्रस्ट यहां तक आ रहा है बेटा और वन ट्रफ यहां तक जा रहा है। ठीक है ना? वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में क्या हो रहा है? एक क्रस्ट कंप्लीट हो रहा है और एक ट्रफ कंप्लीट हो रहा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑसिलेशन, तो आप ये कह सकते हो सिंपल वे में कि वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक वन ऑसिलेशन। बात समझ में आ रही है? एक यहां से शुरू हुआ और यहां पर जाके रुक गया, इसका मतलब एक ऑसिलेशन हो गया। अब यहां से शुरू होने के बाद दूसरे ट्रफ के एंड पे जाकर रुक जाएगा तो दूसरा ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है? इसको बेसिकली हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये वेवलेंथ।
कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस कवरिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या हो गई उसकी? वो हो गई वेव की वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ये जो उल्टा वाई जैसा फिगर आपके सामने दिख रहा है बेटा, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करो तो LMBDA, बी साइलेंट रहता है, तो हम बोलते हैं क्या? लैम्डा। क्लियर है? क्रस्ट समझ में आ गया क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ट्रफ समझ में आया क्या होता है? तो दैट इज मैक्सिमम डाउनफॉल ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वेवलेंथ क्या होता है? तो हम कहते हैं कि वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स वन ऑसिलेशन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, हमें कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव जितने नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेट कर रही है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में वेव जितने नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेट कर रही है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। एनी आइडिया टाइम पीरियड क्या होता है? एग्जैक्टली, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है या जो टाइम लगता है, दैट इज इट्स टाइम पीरियड। और एक ऑसिलेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स वन ऑसिलेशन। नोट कर लिया? अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। Relationship between velocity, frequency and wavelength. Velocity is equal to frequency into lambda. अक्षय आपको क्या लगता है? अच्छा, ज्ञान बता दीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखो, आप जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना। यहां पर जो वेव डिस्प्लेस हो रही होगी, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है ना? कितना डिस्टेंस, जो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दैट इज इट्स वेवलेंथ। तो v, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया? v इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख देते हैं वेवलेंथ अपॉन टाइम, या फिर ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है?
कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। सर 1 सेकंड जी ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया था, टाइम पीरियड जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर ये जो टी है 1/t, यहां पर आप देख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t है कि नहीं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t है ना बेटा ये। तो इस 1/t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये आपका रिलेशनशिप फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इस पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। चाहिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख भी लीजिए। लेट्स सी अगर इसमें कोई एग्जांपल होता है तो। लिखिए, a person has a hearing range of 20 hertz to 20 kilohertz. What are the wavelengths of sound wave? What are the wavelengths of sound wave in air corresponding to these frequencies? Take speed of sound 344 meter per second. अब देखो बेटा, हमने जो क्वेश्चन दिया आपको उसमें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, क्योंकि दैट इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। बेसिकली वी एज ए ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज वी कैन हियर, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज के नीचे या फिर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम लोग रीड नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो उस पर हम बाद में आएंगे। तो यहां पर जब फ्रीक्वेंसी आपकी, सपोज F1 कर लेते हैं हम, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी, अब यहां पर हर्ट्ज क्या है, दैट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये HZ से जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, हर्ट्ज, ठीक है ना, दैट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी क्या दे रखी है, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। बेटा निकालना क्या है, पहले केस में लैम्डा 1 निकलेगा और दूसरे केस में लैम्डा 2 निकलेगा, क्योंकि दूसरे केस में हमने F2 लिया हुआ है, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। V सेम है 344 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या निकालना है, लैम्डा 2। निकला, कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी से। हाँ, आपने क्या लिखा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो हमें लैम्डा निकालना था, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 एंड दैट इज इक्वल टू 344 बाई 20। तो ये क्या हो जाएगा, 17.2 मीटर, ठीक। दूसरे केस में
फॉर्मूला आपका सेम है दिस टाइम, लैम्डा 2 इज इक्वल टू V अपॉन F2। V कितना है बेटा 344 अपॉन 20,000। तो जब हमने 20 से डिवीजन किया था तो कितना आया था 17.2 अपॉन 1000 और कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.0। एक जीरो और लगेगा 17 मीटर। कैलकुलेशन सही है ना? 17,000। सर 0.17 यस सर। एक जीरो आएगा क्योंकि एक डेसिमल की वजह से जीरो आ गया और एक दूसरा जीरो, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपके पास जो जनरली जो एकेडमिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो सिंपली फॉर्मूले बेस्ड ही होंगी, उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना होगा। बहुत ज्यादा केस में आपको हो सकता है फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना पड़े, और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या बताया था आपको? 1/10 ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग की। सर 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है। क्या बोला हमने? फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक, अब इसमें बेसिकली दो टाइप का साउंड होता है, एक होता है आपका ऑडिबल और दूसरा होता है आपका इनऑडिबल। जैसा कि ये टर्म है आप खुद समझ पा रहे होंगे, ऑडिबल मतलब जो हम सुन सकते हैं और इनऑडिबल मतलब जो हम सुन नहीं सकते। तो ऑडिबल साउंड इसको बेसिकली हम सोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनिक भी बोलते हैं। इसकी जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आती है तो दैट साउंड इज ऑडिबल, ठीक है ना? उसको हम सोनिक वेव बोलते हैं। इनऑडिबल में ये दो टाइप का होता है बेटा, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या है लेस देन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी तो उस वेव को हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक में हम बोलते हैं कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक, और वो भी आपके लिए इनऑडिबल है। हम बेसिकली ये जो ऑडिबल साउंड में हमारे लिए कौन सी वेव है? सोनिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग आपके सामने है, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे ही हम चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है ना? आपको पता होगा कि स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी साउंड जनरेट करते हैं, हम लोग सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है ना? ठीक, अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है मीडियम में
मान लीजिए हमने ले लिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मीडियम ले लिया, तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड 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 सॉलिड। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। फिर लिक्विड, पार्टिकल्स फ्लो ज्यादा तेज वाइब्रेट, क्योंकि डेंसिटी की बात है यहाँ पर। पार्टिकल जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ही ज्यादा वो मूव कर पाएगा, मतलब साउंड वेव, ठीक है ना। इसलिए अगर स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में, देन फिर फाइनली गैस में, ठीक है ना। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है स्पीड ऑफ साउंड में? फैक्टर जैसे आता ना, फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम केस में ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है, तेज वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से डायनामिक हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी, भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डायनामिक होंगे, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो और ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? कम। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आती है लाउडनेस। क्या बोला हमने? लाउडनेस, फिर पिच, फिर क्वालिटी, या फिर इसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। लाउडनेस क्या होता है? हम ये कहते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड वेव का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा, लाउडनेस उतनी ज्यादा। एम्पलीट्यूड जितना कम, लाउडनेस उतनी कम। बात समझ में आ रही है? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ता है अगर किसी साउंड वेव का तो लाउडनेस उसकी बढ़ेगी, और अगर एम्पलीट्यूड घटेगा इसका मतलब लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं पिच की। पिच क्या होती है? तो जैसे लाउडनेस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी या जितनी लो होगी उसकी पिच भी उतनी ही लो होगी। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? पिच, कभी कभी इसको श्रिलनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब फाइनली बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी क्या होता है? तो क्वालिटी के केस में हम ये कहते हैं कि क्वालिटी इज अ टर्म विच डिफरेंशिएट टू सोर्स ऑफ साउंड। तबला और ढोलक ऑलमोस्ट सेम मटेरियल के बने होते हैं। एक तबला ले लो और एक ढोलक ले लो, दोनों सेम मटेरियल के होते हैं, बट दोनों को अगर हम बजाते हैं तो क्या साउंड भी सेम जनरेट कर रहा है, वो सेम प्रोड्यूस कर रहा है? लेकिन तुम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हो कि ये तबला है और ये ढोलक है। एक मेल वॉइस और एक फीमेल वॉइस, आपकी कोई भी आंख बंद कर दे और तो यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजीली। रीजन बीइंग क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, आप क्वालिटी ऑफ साउंड से एक, अभी कह सकते हैं कि एक एडल्ट और एक बिल्कुल चाइल्ड एज वाला बच्चा, उनकी वॉइस को भी इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हो। मतलब एक छोटा बच्चा और एक एडल्ट पर्सन, उनकी वॉइस को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, डिफरेंशिएट कर लेते हो। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट क्वालिटी।
बात समझ में आ रही? तो क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी एक टर्म होता है जो बेसिकली दो सोर्स ऑफ साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे आप दो सोर्स ऑफ साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। एक टर्म आता है, तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या बोला हमने? किसी को है कुछ आइडिया कि ये क्या होता है? है किसी को कुछ आइडिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो सकता है? इम्पैक्ट। कैसा इम्पैक्ट? देखो, सिंपलेस्ट वे में हम ये कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या बोला हमने? यहां पे एनर्जी क्या है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया डिटरमाइन इट्स इंटेंसिटी। अभी जैसे हम इस रूम में बोल रहे हैं बेटा, सपोज करो कि हम जिस इंटेंसिटी से बोल रहे हैं, सपोज करो कि अभी इस चारों तरफ की वॉल्स हट जाए, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? कि फिर उस टाइम पे क्या होगा? ये साउंड वेव ज्यादा एरिया कवर करने लगेंगे। ओपन में जब आप बोलते हो तो आपकी वॉइस क्या होती है? बहुत जल्दी गैप हो जाती है, क्योंकि फैल जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। कभी आपने ध्यान दिया होगा जब लोग चिल्लाते हैं ओपन एरिया में, तो तुमने कभी ध्यान दिया ऐसे मुंह करके चिल्लाते हैं, मतलब ऐसे हाथ को ऐसे मुंह में लगा लेते हैं। क्यों भाई? भाई ऐसा तो है नहीं कि इससे लगाने से कोई आपने कोई एक्स्ट्रा कोई चीज लगा ली, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस तो लगा नहीं ली, तो ऐसे क्यों करते हैं? इंटेंसिटी बेसिकली उसकी बढ़ जाती है, तो वही जो वेव है वो थोड़ा ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाती है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझ में आया? क्या बोलते हैं हम? साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। जो प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थे वही सेम प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में होते हैं। जो चीजें बदल जाती है वो क्या? कि साउंड के केस में, मतलब लाइट के केस में हम रे बोलते थे, साउंड के केस में हम वेव बोलेंगे, ठीक है ना। वहां पर हम बोलते थे ना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल, तो वो रे वर्ड जो है वो उसको डिस्प्लेस कर दो, किससे? वेव से। किससे कर दो? वेव से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? तो हम ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सिंपली किसी सोर्स ऑफ साउंड से साउंड वेव जनरेट हुई, किसी सॉलिड या हार्ड सरफेस से टकराई और क्या हुई? बाउंस हो गई। इसको हम सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। क्या था उसमें? कि इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग वेव आर ऑन द सेम प्लेन। बात समझ में आ रही है? ये क्या हुई? दिस इज इंसिडेंट वेव, ये क्या हुई? दिस इज रिफ्लेक्टिंग वेव। और ये क्या हुआ? नॉर्मल। पहला क्या था? कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टिंग वेव एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या था प्रिंसिपल बेटा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? दैट एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट वेव।
उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? तो एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग वेव इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो सेकेंड में क्या बोलते हैं कि आई इज इक्वल टू आर। पहला प्रिंसिपल क्या था? इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग वेव आर ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम दो नए टर्म पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा एको, सुना तो होगा ही। दूसरा होता है रिवर्बरेशन। देखो कुछ लोगों को पता भी है। हाँ पेंटन में आता था वो, ये जैसा उसका। तो एको क्या होता है? तो एको इज सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एको क्या हुआ? सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि भाई एक सोर्स ऑफ साउंड ने साउंड वेव प्रोड्यूस की, किसी सॉलिड सरफेस से वो टकराया और क्या हुआ? बाउंस हुआ। ठीक है ना? बाकी हमने आपको ये बताया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्या करती है? वो बाउंस करती है। ठीक है ना? तो एक में क्या हमने बताया कि सिंपल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि भाई आपने किसी का नाम चिल्लाया, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, कि वो चिल्लाया है, वो नाम चिल्लाया, मतलब पहाड़ियों में जाके, वो देहरादून या शिमला की बड़ी बड़ी पहाड़ियों में, तो आपने किसी का नाम चिल्लाया, सपोज राम चिल्लाया, तो वो क्या है? एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या हुआ? वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको सुनाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एको। ठीक है ना? आप कोई भी नाम चिल्ला सकते हो, कियान चिल्ला सकते हो, मतलब कोई भी कुछ भी, मतलब आप एक सोर्स ऑफ साउंड ने कोई एक साउंड प्रोड्यूस किया, वो किसी सॉलिड सरफेस से जाके टकराया और रिवर्स हुआ। दिस इज सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है दैट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक, इतना उसको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए बोलते हैं, कहीं कहीं पे आप 17 या फिर 17 से लेके 17.2 मीटर तक पढ़ते हो आप, कि मिनिमम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर इससे कम है तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है दैट इज 17 मीटर टू 17.2 मीटर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सिंपली आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है। बट डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, तो जो साउंड वेव है वो डिस्टेंस डबल ट्रेवल कर लेती है। आप ऐसे समझो कि भाई ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है, यहां से वेव जनरेट हुई, यहां पे कोई एक सॉलिड सरफेस है, इतना आई और फिर इतना गई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में जो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि इन जनरल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है, और हमें डिस्टेंस निकालनी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस के लिए, तो क्या लिख सकते हैं? 344 इज इक्वल टू 2D अपॉन T होगा ना, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो 344 इज इक्वल टू 2, और ये T का मतलब क्या? 1/10, तो ये क्या हो गया? 20।
तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 17.2 मीटर। तो हमने जैसे कि बताया कि मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो वो 70, कुछ बुक में 17 मीटर मेंशन है, कहीं कहीं पे 17.1, कहीं कहीं पे 17.2 भी मेंशन है, ठीक है ना। तो वो इसी वजह से ये डिफरेंस क्यों है कि स्पीड ऑफ साउंड की बात है। अलग अलग उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड, किसी ने 340 ले ली, किसी ने ये 344 तक ले लिया। बात समझ में आ रही है। दूसरा टर्म क्या था, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, तो हम ये कहते हैं रिवर्बरेशन व्हेन मल्टीपल एकोज आर फॉर्म। तो एक गूंज क्रिएट होती है। जैसे आप किसी जैसे जनरली आप वो देखा होगा मैरिज हॉल वगैरह, मैरिज हॉल देखा है, मतलब ऐसे टाइम पे जब मैरिज हॉल में कोई हो ना, वैसे तो सभी ने देखा है, मैरिज हॉल में जब कोई ना हो, उस केस में आप उस जगह पर जाएं, या फिर टनल के अंदर हो आप, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कुछ बोलेंगे, तो आपकी वॉइस जो होगी वो गूंजेगी। उस गूंज को ही हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। वो गूंजती क्यों है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल एकोस प्रेजेंट, और जब मल्टीपल एको होते हैं तो साउंड वेव एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है, तो वो गूंज फॉर्म हो जाती है, और उस गूंज को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या है, मल्टीपल एको, और एको क्या है, सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब रिवर्बरेशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो वॉइस है, जो साउंड है, वो उसका परसिस्टेंस ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाता है, साउंड ज्यादा देर तक हमको लगता है सुनाई दे रहा है। ठीक है, पॉज कर दो, बंद ही कर दो।